हेलो एवरीबॉडी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। हम अपने शेयर्स को रिडीम कैसे करेंगे? देयर आर 3 मेथड्स टू रिडीम अ प्रेफरेंस शेयर्स। द फर्स्ट वन इज़ फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स। यानी कि कंपनी को क्या करना पड़ेगा? नए शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। आप अपना जो शेयर है वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से भी कैपिटलाइज कर सकते हो, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को भी हम अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंपनी में अगर हमें क्या करना है, रिडीम करने हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। सो देयर आर 3 मेथड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आप फ्रेश इशू कर सकते हो, कैपिटलाइज कर सकते हो अपना अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी है, जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं। सो हमारा पर्पस क्या है? ठीक है, रिडीम करने का, इशू करने का, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को। द फर्स्ट पर्पस इज़ कि हमें पैसा चाहिए, कंपनी को पैसा चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि कंपनी इस टाइम बहुत ही डिफ़िकल्टी फेस कर रही है, उसके पास पैसा नहीं है। ठीक है। उसके पास शेयर्स जो हैं, उसके पास प्रॉपर वे में, पुराने जो शेयर्स थे वो प्रॉपर वे में मार्केट में नहीं गए, लोगों ने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया। हो सकता है बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, रेट ज़्यादा हो सकता है, रेट कम हो सकता है। ठीक है। लोगों को एक्सपेक्टेशन कुछ और थी, कंपनी ने कुछ और कर दिया। सो देयर आर डिफरेंट वेज। और समटाइम्स ये भी हो सकता है कि कंपनी के पास बहुत ही सरप्लस फंड पड़ा था, और कंपनी ने जब पहले प्रेफरेंस शेयर इशू किए थे उस टाइम वो सरप्लस फंड यूटिलाइज नहीं किया था, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी सेक्शन 55 को पढ़ लिया, प्रोविजंस की पढ़ ली, तो ये तो हम अभी स्किप करने वाले हैं बिकॉज ये बिल्कुल सेम टॉपिक है। अगर आपने नहीं देखा तो पिछली वाली वीडियो को एक बार दोबारा देख लें। आगे हमारे पास जो टॉपिक है दैट इज़ आर मेथड्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ फुल्ली पेड अप। ठीक है। सो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आपने अपने फुल्ली पेड अप शेयर्स को रिडीम करना है, ठीक है, तो आपको इसमें एक चीज़ याद रखनी है, कंपनीज एक्ट 2013 लिख के आना है। ठीक है। बेसिकली आपका एक फिक्स पीरियड होता है जब भी आपने शेयर्स को या डिबेंचर्स को रिडीम करना है। दैट पीरियड इज़ नॉर्मली 20 ईयर्स, ये याद रखना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। और जब भी आप अपने प्रॉफिट में से अपना जो भी रिडीम करने वाले हो, तो आपको एक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है। ठीक है। या रिटेन करना है प्रॉफिट को एक कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में से। दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये लिख के आना, ये इसको अच्छे से पढ़ लेना थ्योरी को एक बारी। ठीक है जी, आगे बढ़ लेते हैं हम। आगे जो हमारा टॉपिक है, देखो 3 टाइप्स दी थी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फ्रेश इशू कर सकते हो, कैपिटलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कर सकते हो, और दोनों का कॉम्बिनेशन, ये तो आपको ईजिली पता है। सो फ्रेश इशू के बारे में पढ़ लेते हैं सबसे पहले। फ्रेश इशू क्या है कि सबसे पहले ये समझो कि फ्रेश इशू करना कैसे है। आपके कुछ शेयर जो हैं पुराने बिके नहीं थे, तो लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया था, तो आपने उसको, कंपनी ने क्या किया, उसको बाय बैक कर लिया। जो शेयर अपने बाय बैक कर लिए, आपको तो पैसे की आवश्यकता है, तो आपने जो शेयर बाय बैक किए थे उसको आपने नई अमाउंट के ऊपर फ्रेश इशू कर दिया। सपोज 1 लाख के शेयर से थे पुराने, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60,000 ही सब्सक्राइब हुए, 40,000 रह गए। 40,000 को आपने बाय बैक कर लिया, और 40,000 को आपने नई अमाउंट के साथ क्या किया, फ्रेश इशू किया, मार्केट में दोबारा भेजा। ठीक है। सो ये वाला सिनेरियो वो बता रहा है। जब भी आपने इस फ्रेश इशू को करना है तो इसकी कुछ सर्कमस्टांसिस है, पॉइंट है, ये देख लेना कि आपको सबसे पहले अपने मेंबर्स को इशू करने हैं। ठीक है, ये वाले शेयर्स। और दूसरी बात क्या है कि जब भी आप इन चीज़ों को करोगे तो अपने जो भी पुराने एक्सपेंसेस होंगे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होंगे, उसको राइट ऑफ कर दो, उसको एकदम से ख़त्म कर दो। वो कुछ भी पड़ा नहीं होना चाहिए आपके पास। ठीक है। ये दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। आगे देखो जी, आपने जब राइट ऑफ कर दिया, एक्सपेंसेस, कमीशन पे कर दी, डिस्काउंट सब कुछ पे कर दिया, तो उसके बाद आपने प्रीमियम भी देना है, प्रीमियम भी प्रोवाइड करना है। तो उसके बाद क्या है, आप अपने शेयर्स को परचेज कर सकते हो। ये वाली इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। तो उसके बाद है रीजंस फॉर इशू ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। कंपनी के पास पैसा नहीं है, दैट इज़ एन इंपॉर्टेंट थिंग, कि कंपनी के पास पैसा नहीं है, दैट्स वाई कंपनी क्या कर रही है, न्यू इशू कर रही है शेयर्स। दूसरी चीज़, कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है, दैट्स वाई कंपनी क्या कर रही है, न्यू इशू कर रही है। दूसरा, इसके एडवांटेजेस देख लो कि कंपनी का जो आउटफ्लो इनफ्लो होता है वो अच्छा हो जाता है। ठीक है। आप के पास एक प्रीमियम की अमाउंट अवेलेबल होने लगती है। ठीक है। जब भी आप न्यू इक्विटी शेयर इशू करोगे, मतलब आपकी जो कंडीशन है वो धीरे धीरे सुधरने लगती है।
और आप अपने शेयर होल्डर का जो इंटरेस्ट है वो भी दोबारा रीगेन कर सकते हो। बट इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं कि जब भी आप ऐसी कोई सिचुएशन से गुजर रहे होते हो तो आपका जो फ्यूचर होता है वो एक डिल्यूजन में जल जाता है, ठीक है। कंपनी की जो शेयर होल्डिंग की पोजीशन होती है ना वो चेंज होने लग जाती है, ठीक है। सो ये कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास। इसकी देखो जनरल एंट्रीज भी देख लेना बेटा ध्यान से, ठीक है। जब आप नए इशू करते हो शेयर्स, जो आप प्रीमियम करते हो, मतलब ये चीज़ें आपने ऑलरेडी ना +2 लेवल तक की होंगी, ये आपको पता है इजीली, बहुत इजी एंट्रीज हैं। फिर उसको रिडीम करना है एट पार पे और उसको रिडीम करना है एट प्रीमियम पे, ये बहुत ही इजी एंट्रीज है मेरे अकॉर्डिंगली। तो आप ये एंट्रीज करके आ सकते हो, बहुत इजी एंट्रीज है। व्हेन पेमेंट इज़ मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एडजस्ट करना है तो इसकी एंट्रीज हैं ये वाली। तो अगला टॉपिक है हमारे पास रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जब भी, मैंने आपको पहले भी बताया था फिर बता रहा हूँ, जब भी आप रिडीम कर रहे हो अपने प्रेफरेंस शेयर्स को अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में से, तो आपको कौन सा अकाउंट खोलना है उस टाइम, किस अकाउंट में से प्रॉफिट को रिटेन करना है, दैट इज़ आर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 55। ये चीज़ आप रट लो अगर आप ये थ्योरेटिकल पोर्शन कर रहे हो पेपर में। देखो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि आपने मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिजर्व्स कितने रखने हैं रिडम्पशन के, कैसे रिडीम करोगे आप रिजर्व्स को। देखो सबसे पहले आपके पास 1 लाख के रिजर्व्स हैं सपोज, उसमें से 40,000 के आपके पास जनरल रिजर्व है। आपको पता है कि 1 लाख में से मेरे 40,000 जनरल रिजर्व है। जो रेस्ट अमाउंट रहेगी वो तो फ्री है, जो 60,000 रेस्ट अमाउंट रहेगी उसको मैं क्या करूँगा, रिडीम करूँगा। ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जब भी आपने फ्रेश इशू करने हैं शेयर्स, ठीक है, जब भी आपने मतलब मिनिमम कितने आप फ्रेश इशू कर सकते हो, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितने शेयर रिडीम करे थे। मैंने जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल बताई थी कि आपने सबसे पहले 1 लाख शेयर इशू किए थे, उसमें से 40,000 लोगों ने सब्सक्राइब किए, 60,000 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए। कंपनी ने वो 60,000 शेयर खरीद ले, वापस ले ले, और अब कंपनी उन 60,000 शेयर्स को क्या करेगी, रिडीम करेगी, मतलब दोबारा री इशू करेगी। जब भी आपको तो ये कैलकुलेशन पता लग गई, बट इसमें से आपको एक फॉर्मूला लगाना है। जब भी आप ऐसे करोगे एक्चुअल में कि कितने शेयर आपके रिडीम हुए हैं, ठीक है, उसमें से आप माइनस कर दो अमाउंट जो भी रिजर्व और सरप्लस वाली अमाउंट है, ठीक है। तो फिर आप अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स भी निकाल सकते हो इससे, जितने टोटल है डिवाइड बाय जितना आपका ईच है या जितनी भी फेस वैल्यू है आपकी, उससे आप डिवाइड कर दो, ठीक है। ये तो बहुत ईजी वाले पॉइंट है, आपने ऑलरेडी न्यूमेरिकल पोर्शन में ना किए होंगे, उसका ही इन्होंने क्या कर दिया, थ्योरेटिकल बना दिया। आगे फिर इसकी एडवांटेजेस आ गई कैपिटलाइजेशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की। क्या होता है जी, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इसमें परसेंटेज को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सरप्लस फंड्स आपको, मतलब आपकी जो भी आपको ज़रूरत थी उसकी पूरी फुलफिलमेंट हो जाएगी। बट इसका एक डिसएडवांटेजेस भी है कि आपकी जो कंपनी की लिक्विडिटी की पोजीशन है ना, उस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सो फिर आपकी जनरल एंट्रीज आ गई, रिडीम करने की जनरल एंट्रीज आ गई, रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, ठीक है। व्हेन पेमेंट इज़ मेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, एडजस्ट करने हैं प्रीमियम और रिडम्पशन। तो ये तो खुद पढ़ने वाला है, ठीक है, बहुत इजी पोर्शन है, इतना औखा नहीं है। एक बार एंट्रीज लिख लेना पेज पे, ठीक है, कॉपी पेन लेके बैठा करो, एंट्रीज लिख लेना पेज पे, आपको याद हो जाएगा ईजिली। तो लास्ट एंट्रीज की क्या है हमारे पास कि आपको अपनी जो अमाउंट है, जो भी आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व आपने अकाउंट खोला था, उसकी एंट्री क्या होगी, P&L अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, जिसकी मैं आपको बात ही कर रहा था अभी, ठीक है। तो ये तो आपकी होगी 5 की 5 एंट्रीज। सो आगे हमारे पास लास्ट मेथड आ जाता है कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ 2 अकाउंट मेंटेन करने हैं। ये 2 फॉर्मूला आपको पता होने चाहिए, अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व और प्रोसीड्स टू बी कलेक्टिव फॉर न्यू इशू। सबसे पहले आपको अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, ठीक है। इसकी जो फेस वैल्यू है और माइनस कर दो न्यू इशू। और दूसरा है हमारे पास कि न्यू इशू जब हम प्रोसीड करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये दोनों आपको बहुत अच्छे तरीके से देख लेना, ठीक है। ये दोनों ही तब इशू होंगे, ये दोनों ही तब पेपर में लिख के आना जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे, ठीक है। जो अब हमने ऊपर 2 पढ़े हैं ना, ऊपर दोनों, उन दोनों का कॉम्बिनेशन करोगे तब आपने ये लिख के आना। आगे हमारे पास लास्ट, ठीक है, जब भी हमने कॉल्स इन एरियर का पैसा ट्रांसफ़र करना है बैंक में, ठीक है, जब भी कंपनी को कॉल्स इन एरियर रिसीव होगा, सबसे पहले आपने क्या एंट्री डालनी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर। समटाइम्स ये आप पेपर को भरने, शीट को भरने के लिए भी लिख सकते हो, और आपको वैसे भी शॉर्ट में आ गया तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। इन केस ऑफ फॉरफिट शेयर, फॉरफिट की आपको एंट्री आनी चाहिए। फॉरफिट की एंट्री, फॉरफिट कब करोगे आप शेयर्स को, कि आपको अनपेड कॉल्स पता होनी चाहिए जितनी, ऑफकोर्स ये तो पता है आपको कि फॉरफिट हम उन शेयर को करते हैं जो अनपेड
कॉल्स होती हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पता होना चाहिए, कंपनी शेयर्स को कैंसिल भी कर सकती है, देन फिर आप उनको रिडीम कर दो, ठीक है। तो बहुत ही ईजी टॉपिक था, टेंशन नहीं लेनी, एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, कॉपी पेन लेके बैठना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।